नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त आ रही है युद्ध के मैदान से। तो सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत उस खबर के साथ जो युद्ध के मैदान से आ रही है। यूक्रेनी सेना का बेलगोरोद पर हमला, यूक्रेन की रूसी सीमा में घुसने की कोशिश की गई। रूस ने यूक्रेनी सेना पर पलटवार भी किया है। यूक्रेन के कई सैन्य वाहन ध्वस्त हो गए हैं रूस द्वारा किए गए इस हमले में। यूक्रेन के कई सैन्य वाहन जब घुसने की कोशिश कर रहे थे तो रूस ने यूक्रेनी सेना पर पलटवार किया। यूक्रेन की रूसी सीमा में घुसने की ये बड़ी कोशिश सामने आई है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बेलगोरोद में रूस यूक्रेन भिड़ंत की तस्वीर सामने आई। रूस ने यूक्रेनी सेना पर किया बड़ा हमला। बेलगोरोद बॉर्डर पर रूस यूक्रेन का टकराव देखने को मिला। यूक्रेनी सैन्य वाहनों पर ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेन के कई सैन्य वाहन इस हमले में नष्ट हो गए। रूस और नेटो में महाजंग तय है। एटमी बवंडर आने जा रहा है। इस बवंडर में आधी दुनिया खत्म हो सकती है। इस बात की संभावना उस वक्त बढ़ गई जब रूस और नेटो में जंग से जुड़ी 5 बड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज सामने आ गई। रूस और नेटो अगले 48 घंटे में जो कुछ करने जा रहे हैं वहीं तीसरे विश्व युद्ध की आधारशिला भी रखेंगे। तो सवाल यही है कि क्या अब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से किसी भी सूरत में नहीं बच सकती है? Airplanes already they are there, and now they are in Kiev. We are fighting in Kiev. На российской территории это интервенты. Russia is evidently preparing for a long conflict with the West. Развязать эту ядерную войну. रूस नेटो में जंग से जुड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 1। रूस से सटे नेटो देशों में अमेरिका ने घातक हथियार तैनात किए। रूस नेटो में जंग से जुड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 2। रूस ने फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया बॉर्डर के पास सेना और हथियार भेजे। रूस नेटो में जंग से जुड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 3। बर्लिन में युद्ध को लेकर जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड की बड़ी बैठक। रूस नेटो में जंग से जुड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 4। फ्रांस यूक्रेन युद्ध में सेना भेजने जा रहा है। रूस नेटो में जंग से जुड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 5। नेटो के कदम से क्रोधित पुतिन ने परमाणु विनाश की फाइनल धमकी दे दी है। Она более современная и вся ядерная составляющая. ये 5 ब्रेकिंग न्यूज रूस और नेटो में महाजंग की मुनादी कर रही है। दोनों तरफ से परमाणु युद्ध की तैयारी जोर शोर से चल रही है। यूक्रेन युद्ध अब रूस नाटो की डायरेक्ट जंग में बदल रही है। अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं। 48 घंटे में जो कुछ होगा उसी के बाद रूस और नेटो के बीच महासंग्राम छिड़ सकता है। 48 घंटे बाद नेटो सेना यूक्रेन युद्ध में उतर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो परमाणु तबाही तय है। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन में अगर नेटो सेना की एंट्री हुई तो दुनिया को परमाणु प्रलय से कोई नहीं बचा पाएगा। पुतिन ने अमेरिका के साथ साथ नेटो को यह धमकी तब दी है जब फ्रांस यूक्रेन में अपनी सेना भेजने जा रहा है।
इसका ऐलान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो किसी भी वक्त कर सकते हैं। 15 मार्च को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यूक्रेन युद्ध को लेकर जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड की एक बहुत बड़ी और अहम बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में यूक्रेन में सेना भेजने को लेकर फाइनल फैसला होगा और इसके बाद मैक्रो इसकी घोषणा करेंगे। नेटो के खतरनाक इरादे को देखने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बहुत ही खतरनाक ऐलान कर दिया। पुतिन की यह गर्जना इस बात का ऐलान कर रही है कि यूक्रेन में सेना भेजना रूस और नेटो के बीच महायुद्ध की सबसे बड़ी वजह बनेगी। ये बात अमेरिका और नेटो भी जानता है। यही वजह है कि रूस के पलटवार से निपटने के लिए अमेरिका ने रूस से सटे नेटो देशों में घातक हथियार तैनात करना शुरू कर दिया है। फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये वो नेटो देश हैं जिनकी सीमाएं रूस से मिलती हैं। यहां अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो ने घातक हथियार भेज दिए हैं। इसके साथ ही रूस के दुश्मन देश पोलैंड में भी अमेरिका ने मिसाइलें और एयर डिफेंस की तैनाती कर दी है। पोलैंड को अमेरिका ने 821 जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइलें दे दी हैं। इतना ही नहीं, पोलैंड की धरती पर 745 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा अमेरिका ने पोलैंड में 232 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल भेज दी हैं। अमेरिका ने कमोवेश इसी तरह की तैनाती फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में भी की है। और इस तरह रूस के खिलाफ नेटो ने अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैयारी कर ली है। नेटो के इस कदम से रूस बुरी तरह से बौखला गया है। रूसी सेना ने बॉर्डर पर बड़ी तादाद में सेना और हथियार भेज दिए हैं। फिनलैंड से लगती सीमा पर रूस ने बड़ी तैनाती कर दी है। एस्टोनिया, लातविया बॉर्डर पर भी सेना को डिप्लॉय किया गया है। क्रेमलिन ने बेलारूस फ्रंट को भी एक्टिवेट कर दिया है। रूसी सेना बेलारूस फ्रंट से पोलैंड और लिथुआनिया पर हमले की तैयारी कर चुकी है। रूस से बड़ी जंग छिड़ने वाली है, लिहाजा नेटो रूस के पास हथियारों का जखीरा जुटा रहा है। फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड के साथ साथ नेटो देश यूक्रेन में भी बारूद भेज रहे हैं। यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को 45,568 करोड़ रुपए के हथियार देने जा रहा है। पोलैंड ने भी अमेरिका से मिसाइलें खरीदी हैं, वो भी यूक्रेन को मिसाइलें दे सकता है। फ्रांस ने भी यूक्रेनी सेना को हथियार सप्लाई कर दिए हैं। अमेरिका भी हथियारों की नई खेप भेजने की तैयारी में है। महायुद्ध की तैयारी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को फोन कर कहा है कि जंग का नया और सबसे खतरनाक दौर शुरू हो चुका है। फ्रांस और एस्टोनिया समेत कई नेटो देश युद्ध में सेना भेजना चाहते हैं, लेकिन कुछ नेटो देश ऐसे हैं जो पुतिन के डर से इसके पक्ष में नहीं हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि युद्ध में नेटो की डायरेक्ट एंट्री होते ही रूस एक साथ कई फ्रंट पर हमले शुरू कर देगा। रूस के रडार पर एक साथ कई नेटो देश हैं, मसलन फ्रांस, ब्रिटेन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी। इन 8 देशों के खिलाफ पुतिन सैन्य ऑपरेशन लॉन्च कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो रूस एटमी विस्फोट भी करेगा। पुतिन ने इस बात का ऐलान फिर से कर दिया है। जाहिर है रूस और नेटो के बीच महायुद्ध का सबसे बड़ा ग्राउंड तैयार हो गया है। अगले 48 घंटे में नेटो जो कदम उठाएगा उसी से तय होगा कि रूस और नेटो में एटमी टकराव होगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।
आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूस ने हमला किया है। हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी मोर्चे पर हमला किया गया। रूसी हमले में मारे गए 55 यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन ने युद्ध में रूस की सैन्य और आर्थिक शक्ति को एक साथ कमजोर करने वाली रणनीति अपनाई है। बीते 2 दिन में यूक्रेन ने रूस पर जबरदस्त ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। ईस्टर्न फ्रंटलाइन से लेकर शहरों तक यूक्रेन ने बारूद बरसाया है। इसके साथ साथ रूस के एनर्जी सेक्टर और एविएशन सेक्टर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने 3 तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया। रूस ने भी यूक्रेन पर जबरदस्त पलटवार किए हैं। वार पलटवार की जंग विध्वंसक होती जा रही है और ये कभी भी परमाणु विस्फोट का कारण बन सकती है। कैसे यूरोप रेडिएशन के बवंडर में घिर सकता है, देखिए ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच घात प्रतिघात विध्वंसक होता जा रहा है। तेरह मार्च को रूसी वायुसेना ने डोनेत्स्क के यूक्रेनी एयरफील्ड पर जबरदस्त हमला किया। रूस की बमबारी से यूक्रेन के डोनेत्स्क एयरफील्ड पर खड़े हेलीकॉप्टर एक एक कर जलने लगे। रूस ने सैन्य सर्वेक्षण करने वाले ड्रोन से लोकेशन मिलने के बाद यह हमला किया और यूक्रेनी हेलीकॉप्टरों का शमशान बन गया। रूस ने यूक्रेन के एयरफील्ड पर क्लस्टर बम से हमला किया। एक साथ कई छोटे छोटे धमाके क्लस्टर बम से ही होते हैं। इस हमले में यूक्रेन के 11 से ज्यादा हेलीकॉप्टर नष्ट हो गए। यूक्रेन के 32 से ज्यादा सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। 13 मार्च का प्रतिशोध यूक्रेन ने 14 मार्च को पूरा किया। रूस के शहर सोची के एयरपोर्ट पर अचानक आग भड़क गई। खबर आई कि साजिश के तहत आग लगाई गई है। एयरपोर्ट के टैक्सी वे पर खड़ा एक विमान जलता हुआ दिखाई दिया। एयरपोर्ट पर धुएं का बड़ा कॉलम नजर आने लगा। रूस ने दावा किया कि यूक्रेनी एजेंट्स ने प्लेन में आग लगाई है। यूक्रेन ने रूस पर जबरदस्त पलटवार किए हैं और यूक्रेन इस वक्त 3 तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेनी सीमा से रूस की जमीन पर 300 किलोमीटर के दायरे तक मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। 300 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ रूस के अहम ठिकानों पर यूक्रेनी एजेंट आगजनी और विस्फोट कर रहे हैं। ये यूक्रेन के ड्रोन हमलों की तस्वीर है। यूक्रेन ने रूस के सीमाई शहर बेलगोरोद पर ड्रोन से हमला किया। यह ड्रोन बेलगोरोद प्रशासन के दफ्तर पर जाकर गिरा, जिससे प्रशासनिक इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने रूस के 6 क्षेत्रों पर एक साथ ड्रोन हमले किए हैं। रूस ने कहा है कि यूक्रेन के 58 ड्रोन हवा में नष्ट कर दिए गए। यूक्रेन ने रूस की कई ऑयल रिफाइनरी को एक साथ निशाना बनाया है। ये रूस की राइजान ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन के ड्रोन हमले की तस्वीरें हैं। ड्रोन धमाके से रूस की रिफाइनरी में आग लग गई।
आसमान पर लपटे नजर आने लगी। यूक्रेन अब रूस की अर्थव्यवस्था और एनर्जी सेक्टर को एक साथ ध्वस्त करने की रणनीति पर चल पड़ा है और उसने 2 दिन में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। बीते 2 दिनों में यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इनमें रोस्टोव ऑन डॉन, रियाजान, लेनिनग्राद, ओरियोल और नोवगोरोद जैसी रिफाइनरीज शामिल हैं। 2 दिन में यूक्रेन ने रूस की 6 से ज्यादा ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए हैं। इन हमलों में रूस की 10% रिफाइनरी क्षमता खत्म हो गई है। यूक्रेन के हमलों से 4 रिफाइनरी को भारी नुकसान हुआ है। रोस्टोव, रियाजान, ओरियोल रिफाइनरी रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल रोस्टोव रिफाइनरी से रूसी थल सेना को ईंधन सप्लाई किया जाता है। रियाजान से वायुसेना को ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल की सप्लाई होती है। इन रिफाइनरीज पर हमलों से रूसी वायुसेना की उड़ानों पर असर पड़ सकता है। यूक्रेन के हमलों से रूस का प्रति महीने 1 करोड़ 70 लाख गैलन तेल उत्पादन घट चुका है। ये रूस की रायजान ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले से लगी आग की तस्वीरें हैं। इसी तरह यूक्रेन ने रूस की कई रिफाइनरी को निशाना बनाया है। रूस के एनर्जी सेक्टर पर हमले के साथ साथ यूक्रेन एक बहुत बड़ा विध्वंसक कदम उठाने की तरफ बढ़ रहा है। यूक्रेन ने ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया। यूक्रेनी सेना का मोर्टार फ्यूल टैंक से कुछ ही मीटर की दूरी पर गिरा है। अगर फ्यूल टैंक फटता तो ज़ैपोरिज़िया में परमाणु विस्फोट हो जाता। यूक्रेन ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश में है जिससे यूरोपीय देशों और अमेरिका को भी जंग में उतरने के लिए मजबूर होना पड़े। रूस पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं तो यूक्रेन पर भी रूस बड़े पलटवार कर रहा है। पहले यूक्रेन के हेलीकॉप्टर तबाह किए गए और उसके बाद रूसी ब्रिगेड ने यूक्रेनी हथियार और वेयरहाउस तबाह कर दिए। रूस ने हथियार गोदामों के साथ साथ क्रीवी रीह पर भी बड़ा हमला किया। रूस ने यूक्रेन के क्रीवी रीह पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में एक रिहायशी इमारत नष्ट हो गई। यूक्रेन ने कहा है कि रूस के हमले में क्रीवी रीह के 5 लोग मारे गए हैं। हमले के बाद रेस्क्यू टीम ने इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकाला। रूस ने यूक्रेन के सूमी पर भी मिसाइल हमला किया। मिसाइल से यूक्रेन के हथियार गोदाम और वेयरहाउस को निशाना बनाया गया। मिसाइल हमले से बड़े इलाके में आग लग गई। यूक्रेनी फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ा। रणभूमि में यूक्रेन के हथियार और हथियार गोदाम लगातार निशाने पर हैं, लेकिन यूक्रेन भी रूस पर बड़े पलटवार कर रहा है और जंग का स्वरूप विध्वंसक होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अवदिव्का के यूक्रेनी मोर्चों पर रूस ने हमला किया है। रूसी MLRS ब्रिगेड ने दागे हैं 122 mm के रॉकेट। रूसी हमले से यूक्रेन के कई मोर्चे तबाह हो गए हैं। यूक्रेन पर बम बरसाने के अलावा पुतिन एक नए ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं। पुतिन ने यूरोप में 3 टारगेट फिक्स किए हैं, जिसमें एक टारगेट बाल्टिक सी में है, जहां पुतिन कब्जा करके एक तरफ स्वीडन को सबक सिखाना चाहते हैं, दूसरी तरफ बाल्टिक सागर में विस्तार करके अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश में है। इसके अलावा मोल्डोवा के पास 2 टारगेट हैं, जिनका रूस में विलय करा के रूस का विस्तार करने की तैयारी कर चुके हैं।
दो मोर्चों पर नेटो से टकराव होना तय माना जा रहा है, यानी यूरोप में अब एटमी युद्ध का अंदेशा बढ़ गया है। ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक सी तक रूस ने घेराबंदी कर ली। और एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसने नेटो में खलबली मचा दी। पुतिन का नया ब्लूप्रिंट सामने आने से तय हो गया है कि अब यूरोप एक ऐसे विध्वंसक युद्ध में घिरने वाला है जहां एटमी युद्ध होने का पूरा अंदेशा है। बाल्टिक और ब्लैक सी में जिन इलाकों पर पुतिन की नजर है उन्हें समझ लीजिए, क्योंकि उन्हीं इलाकों पर कब्जा करके पुतिन रूस के विस्तार का ख्वाब देख रहे हैं। वो इलाके हैं बाल्टिक सी में स्वीडन का आइलैंड गॉटलैंड, मोल्दोवा के पास आने वाले ट्रांसनिस्ट्रिया और गॉगोजिया, जिन पर मोल्दोवा अपना दावा करता है। इन इलाकों पर कब्जे का मतलब है ब्लैक सी को पोर्ट सिटी से लेकर बाल्टिक सी तक रूस की घेराबंदी। नई घेराबंदी के जरिए पुतिन रूस के साम्राज्य को दो दिशाओं में आगे बढ़ाने की तैयारी में है, जिससे ब्लैक सी और बाल्टिक सी में उनका दबदबा बढ़ जाएगा। जहां ट्रांसनिस्ट्रिया और गॉगोजिया का विलय कराकर पुतिन मोल्दोवा पर शिकंजा कसेंगे, वहीं गॉटलैंड को स्वीडन से छीनकर बाल्टिक में बादशाहत कायम कर सकते हैं। जब से स्वीडन नेटो में शामिल हुआ है उसी वक्त से पुतिन का पारा चढ़ा हुआ है। अब वो स्वीडन को ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं जिससे यूक्रेन घबरा जाए और हमेशा के लिए नेटो में शामिल होने का मंसूबा छोड़ दे। अब स्वीडन ने रूस की मंशा को जानते हुए नेटो से गुहार लगाई है। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा है गॉटलैंड पर मजबूत सुरक्षा घेरा बनाया जाए, नेटो मिलिट्री बेस पर फाइटर जेट और सबमरीन की तैनाती करे, जिससे बाल्टिक में रूस के बढ़ते दबदबे को रोका जा सके। गॉटलैंड को लेकर स्वीडन की चिंता की वजह है क्योंकि गॉटलैंड की भौगोलिक स्थिति उसे बाल्टिक में काफी अहम बनाती है। बाल्टिक के बीचों बीच पड़ने वाले गॉटलैंड की दूरी रूस के एटमी बेस कैलिनिनग्राद से महज 330 किलोमीटर। इसके जरिए रूस बाल्टिक देशों का कनेक्शन पूरी तरह से उत्तरी यूरोप के दूसरे देशों और नॉर्थ सी से काट सकता है। ऐसी स्थिति में रूस दबाव बनाकर उनका विलय करा सकता है, लेकिन यह बिना गॉटलैंड पर कब्जा किए संभव नहीं। 18वीं सदी से गॉटलैंड पर स्वीडन का कब्जा रहा है। गॉटलैंड स्वीडन का सबसे बड़ा आइलैंड है जो बेहद खूबसूरत है। द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर कोल्ड वॉर में भी रूस गॉटलैंड पर कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच अचानक से गॉटलैंड पर रूस की नजरें जम चुकी हैं, क्योंकि रूस किसी भी कीमत पर बाल्टिक सी तक अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है। दूसरी तरफ उसने यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा करके करीब करीब पूरे काले सागर से लगे तटीय इलाकों पर कब्जा जमा लिया है, जबकि क्रीमिया उसके पास पहले से है। इसलिए अब रूस मोल्दोवा की तरफ बढ़ रहा है, यानी रूस एक पुख्ता रणनीति के तहत काला सागर से बाल्टिक सागर तक एक मजबूत चक्रव्यूह रच रहा है।
गॉटलैंड पर रूस ने अगर कब्जा कर लिया तो बाल्टिक में बारूदी जलजला आ जाएगा, क्योंकि रूस के सीधे टारगेट पर कई देश आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले स्वीडन होगा। गॉटलैंड अभी स्वीडन का हिस्सा है, जिसकी गॉटलैंड से दूरी 206 किलोमीटर है, जबकि फिनलैंड की गॉटलैंड से दूरी 757 किलोमीटर है। इसी तरह बाल्टिक देश एस्टोनिया 424 किलोमीटर दूर है, जबकि लातविया 384 किलोमीटर दूर पड़ता है। लिथुआनिया की गॉटलैंड की दूरी 402 किलोमीटर है। गॉटलैंड से 589 किलोमीटर दूर पोलैंड भी रूस के निशाने पर है, जबकि गॉटलैंड से जर्मनी की दूरी 772 किलोमीटर है। इसी तरह डेनमार्क 539 किलोमीटर दूर है। इन देशों पर हमला करने के लिए रूस के पास मिसाइल मौजूद है। अगर एक बार गॉटलैंड पर कब्जा हो गया तो बाल्टिक के एक बड़े इलाके में घेराबंदी करके रूस अपना वर्चस्व बढ़ा सकता है। बाल्टिक में पुतिन के मंसूबे को रोकने के लिए नेटो लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। बाल्टिक देशों से शुरू हुई ड्रिल अब नॉर्वे तक जा पहुंची है। यानी नेटो यह बता देना चाहता है कि यूरोप में अगर विस्तार किसी का हो सकता है तो वो सिर्फ नेटो है। हालांकि जब से रूस के ट्रिपल टारगेट का खुलासा हुआ है, तब से नेटो और पेंटागन में उन्हें बचाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। (3,184 वर्ग किलोमीटर वाले गॉटलैंड की आबादी कुल 60,000 है। गॉटलैंड स्वीडन के कुल क्षेत्रफल के 1% से भी कम है, जबकि ट्रांसनिस्ट्रिया का क्षेत्रफल 4,163 वर्ग किलोमीटर और आबादी करीब 4 लाख है। इसी तरह गोगाजिया का क्षेत्रफल 1,832 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या करीब 2 लाख है। गोगाजिया और ट्रांसनिस्ट्रिया खुद को मोल्दोवा से अलग ऑटोनॉमस स्टेट मानते हैं, जहां अधिकतर आबादी रूस समर्थक है। इसलिए दोनों देशों के प्रशासन की तरफ से रूस को विलय का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। दूसरी तरफ मोल्दोवा इन पर अपना कब्जा मानता है, इसलिए जब से रूस में इनके विलय की खबर उसके कानों में पड़ी है, तभी से मोल्दोवा नेटो की शरण में जा पहुंचा है। इसलिए सबसे पहले मोल्दोवा रूस से एनर्जी सप्लाई का कनेक्शन खत्म करना चाहता है, जिसमें ट्रांसनिस्ट्रिया और गोगाजिया भी शामिल है। अब मोल्दोवा ने नेटो देशों से बिजली सप्लाई की डिमांड की है। यहां तक कि एनर्जी सेक्टर से जुड़े इक्विपमेंट भी मंगाए जा रहे हैं। ये वही तस्वीरें हैं जिसमें रोमानिया से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मोल्दोवा पहुंचते दिख रहे हैं। पहली खेप में 400 टन के 2 बड़े ट्रांसफार्मर पहुंचाए जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रिसिटी लाइन बनाई जा रही है। मोल्दोवा ने यह फैसला तब लिया जब ट्रांसनिस्ट्रिया और गोगाजिया ने रूसी कंपनी गैज़प्रोम से बेहद कम दरों पर गैस सप्लाई की डिमांड की। यानी रूस के मंसूबे से मोल्दोवा की घबराहट बढ़ रही है। कहीं रूस क्रीमिया की तरह धीरे धीरे मोल्दोवा पर भी कब्जा न कर ले, क्योंकि रूस एक तरफ ब्लैक सी से सटे यूक्रेनी शहरों पर बम बरसा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके सैनिक मोल्दोवा की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बॉर्डर के करीब अब तक यूक्रेन ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक कर रहा था। यूक्रेन बेलगोरोद और कुसर्क में ऑयल डिपो और कई फैक्ट्री को टारगेट कर चुका है, लेकिन अब रूस की मुश्किल और बढ़ गई है। यूक्रेन से बड़ी तादाद में इस इलाके में विद्रोही गुट दाखिल हो गए हैं। बेलगोरोद को पिछले साल जैसे विद्रोहियों ने झुलसाया था, हालात फिर वैसे ही हैं। कई जगहों पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। रूस के सैनिकों को जान बचाकर भागना पड़ रहा है। रूस में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले विद्रोहियों ने जो ताकत दिखाई है, वो पुतिन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है।
रूस यूक्रेन की जंग का नया हॉटस्पॉट। ये यूक्रेन का कोई शहर नहीं बल्कि रूस की जमीन का वो हिस्सा है जो यूक्रेन के बॉर्डर से बहुत करीब है। जंग के बीच पुतिन पर एक बार फिर विद्रोही हावी होने की कोशिश में है। ये सत्ता या सियासत में बैठे चेहरे नहीं बल्कि हथियार उठाने वाले वो लड़ाके हैं जो रूस में पुतिन राज से मुक्ति चाहते हैं। पिछले 10 दिनों से बेलगोरोद और कुर्स्क धधक रहा है। यूक्रेन से ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक के बाद अब इन इलाकों में भयंकर विध्वंस का पूरा रहस्य भी खुलकर सामने आ चुका है। बेलगोरोद की इन तस्वीरों को देखिए। लगातार धमाके हो रहे हैं। ट्रक और गाड़ियों में सवार होकर विद्रोही गुट लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चप्पे चप्पे पर तलाशी हो रही है। रूस के सैनिकों को जान बचाकर भागना पड़ रहा है। यूक्रेन के करीब रूस के कुर्स्क में भी हालात ऐसे ही हैं। यहाँ भी यूक्रेन के हिमायती और पुतिन के विद्रोहियों का तांडव शुरू हो चुका है। कई जगहों पर कब्जे की कोशिश शुरू हो चुकी है। विद्रोही घातक हथियारों से लैस हैं। वो तादाद में भले ही कम है लेकिन बेलगोरोद और कुर्स्क में तैनाती रूसी सैनिकों पर भारी पड़ रही है। रूस की आर्मी यूक्रेन में युद्ध लड़ रही है और अपने ही देश में लड़ने की तैयारी बेहद कमजोर है। विद्रोहियों ने हमला करने के साथ ही राष्ट्रपति पुतिन के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया है। विद्रोहियों ने कहा है रूस की सरकार बेलगोरोद को जल्द खाली करा ले। रूस की आर्मी बेलगोरोद की सीमा से बाहर चली जाए। कुर्स्क के निवासियों को भी इलाका छोड़ने की चेतावनी है। कुर्स्क में मौजूद पुलिस और सेना पर हमला किया जा रहा है। पुतिन की सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वालों को यूक्रेन के साथ ही नेटो का पूरा समर्थन है। हथियार और गोला बारूद की कोई कमी नहीं है। अब आपको बताते हैं कि इस वक्त पुतिन के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन से 3 ग्रुप हैं। पहले ग्रुप का नाम है फ्रीडम फॉर रशियन लीजन, दूसरे ग्रुप का नाम है रशियन वॉलंटियर्स कोर और तीसरा ग्रुप है साइबेरियन बटालियन। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों ग्रुप ने सोमवार को रूस का बॉर्डर क्रॉस किया है। फिलहाल भारी हमले के बीच विद्रोहियों ने रूस के एक गांव पर कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों ने कुर्स्क के तियोतकिनो पर कब्जा कर लिया है। ये यूक्रेन के बॉर्डर से करीब 5 किलोमीटर दूर है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के विद्रोही संगठन नागरिकों पर हमले नहीं कर रहे क्योंकि विद्रोहियों में ज्यादातर रूसी नागरिक हैं। विद्रोही गुट उन जगहों को टारगेट कर रहा है जहां से यूक्रेन पर गोलाबारी की जा रही थी। विद्रोही गुट ने बेलगोरोद और कुर्स्क के लोगों से अपील की है कि वो लोग दूसरे शहरों में जाएं ताकि रूसी फौज को खत्म करके यूक्रेन में बेकसूरों पर हो रही गोलाबारी रुक सके। विद्रोहियों का मकसद सिर्फ बेलगोरोद और कुर्स्क पर कब्जा नहीं बल्कि रूस में राष्ट्रपति चुनाव को भी प्रभावित करना है। रूस में 15 से 17 मार्च तक राष्ट्रपति का चुनाव है। विद्रोही कुछ इलाकों के वोट को प्रभावित करना चाहते हैं। रूस के कुछ इलाकों को स्वतंत्रता का एहसास दिलाने की कोशिश होगी। फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन और आरडीके यानी रशियन वॉलंटियर्स कोर ने पिछले साल अक्टूबर में भी बेलगोरोद पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी। भीषण युद्ध के बाद इस ग्रुप को बेलगोरोद से पीछे हटना पड़ा था। साइबेरियन बटालियन एक नया ग्रुप है जो इस बार विद्रोही अभियान में शामिल हुआ है। साइबेरियन बटालियन का गठन अक्टूबर 2023 में हुआ था। इस बटालियन में रूस के वो सैनिक हैं जो यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे थे। बटालियन साइबेरिया के गणराज्यों की अल्पसंख्यक आबादी के सदस्यों से बनी है। साइबेरियाई बटालियन यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के खुफिया निदेशालय के तहत अंतर्राष्ट्रीय सेना के हिस्से के रूप में काम करती है।
फिलहाल तीनों विद्रोही गुटों का मकसद बेलगोरोद और कुर्स्क के बाद कई और इलाकों पर कब्जा करना है। इन तीनों गुटों को नेटो की तरफ से पूरी मदद मिल रही है। यही वजह है कि रूस के विद्रोहियों के पास अमेरिकी हथियारों का जखीरा है। इन तीन गुटों के अलावा तातर ग्रुप भी पुतिन के लिए बड़ी चुनौती है। पुतिन की तीसरी सबसे बड़ी टेंशन यूक्रेन के तातर लड़ाके हैं। ये लड़ाके क्रीमिया को किसी भी कीमत पर रूस के कब्जे से छुड़ाना चाहते हैं ताकि ये अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सके। तातर लड़ाकों के दिल में रूस को लेकर जो नफरत है, उसकी वजह से ये लड़ाके किसी भी हद से गुजर जाते हैं। यूक्रेन आर्मी के अलावा ये ग्रुप भी पुतिन के लिए सिरदर्द है और पुतिन सभी विद्रोहियों का पूरी तरह से खात्मा चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हूती अब और विध्वंसक हो गया है। हूती को हाइपरसोनिक शक्ति प्राप्त हो गई है। ये वो शक्ति है जो अमेरिका और इजराइल के लिए अब तक की सबसे बड़ी विपत्ति साबित होने वाली है। सवाल यह है कि अब अमेरिका क्या करेगा, हूती के हाइपरसोनिक हमलों को कैसे रोकेगा। उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हूती हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में कामयाब कैसे हुआ। लाल सागर की लड़ाई और भी विध्वंसक होने जा रही है। लाल सागर में अब हाइपरसोनिक जलजला आने जा रहा है। हूती को हाइपरसोनिक शक्ति मिल गई है और इसी के साथ महाविनाश का सबसे नया और सबसे बड़ा अलार्म बजने लगा है। हूती ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करने का दावा किया है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है। हूती ने ऐलान किया है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। अब वो इस मिसाइल को अपनी सेना में तैनात करने जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अब हूती अमेरिका और ब्रिटिश वॉरशिप पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करेगा। ये वो हमला होगा जिसे ना तो अमेरिका रोक पाएगा और ना ही ब्रिटेन, क्योंकि उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमलों को रोकने की क्षमता ही नहीं है। हूती ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया है। उसने इसका नाम भी नहीं बताया है। बस इतनी ही जानकारी है कि ये 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़कर हमला करती है। सवाल यह है कि आखिर हूती ने वो मिसाइल कैसे बना ली जो अमेरिका अब तक बनाने में नाकाम रहा है। रूस और चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। ईरान ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण का दावा किया है। इन तीनों देशों के अलावा किसी के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस, चीन और ईरान की मदद से ही हूती ने यह हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है। हूती के इस परीक्षण से अमेरिका टेंशन से भर गया है। अब वो लाल सागर में पैट्रियट और नैसम्स जैसे एयर डिफेंस की तैनाती कर सकता है। दरअसल यूक्रेन युद्ध में यूक्रेनी सेना कई बार दावा कर चुकी है कि उसने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से रूस की किंजल हाइपरसोनिक को इंटरसेप्ट किया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। ऐसे में संभव है कि बाइडेन ब्रिगेड लाल सागर में भी पैट्रियट और नैसम्स की तैनाती कर दे। हालांकि ये हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ कितने कारगर होंगे, यही सवाल है। अमेरिका के पास अब गिने चुने पैट्रियट और नैसम्स ही बचे हैं। ये बहुत ही महंगे एयर डिफेंस सिस्टम है। ऐसे में संभव है कि रूस, ईरान और चीन हूती को हाइपरसोनिक मिसाइलें पहुंचाकर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को 2 मोर्चों पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं।
वजह जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि अरब विनाश का असली युद्ध तो अब शुरू हुआ है। अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के लिए लाल सागर में हाइपरसोनिक खतरा मंडरा रहा है। इससे निपटना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मिसाइलों की ताकत की नुमाइश करने वाले किम जोंग ने साउथ कोरिया को नई तरह से चेतावनी दी है। किम जोंग ने बुधवार को एक टैंक में सवार होकर अपने सैनिकों के साथ युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। पिछले 10 दिनों में नॉर्थ कोरिया का दुश्मन साउथ कोरिया अमेरिकी सेना के साथ युद्धाभ्यास कर रहा था। गुरुवार को युद्धाभ्यास खत्म होने से ठीक पहले किम ने अपनी ताकतवर टैंक का प्रदर्शन किया। अमेरिका साउथ कोरिया को इस बार मिसाइल नहीं, टैंक से जवाब मिला है। इस बार किम ने सिर्फ दूरबीन से नहीं देखा, तालियां नहीं बजाई, बल्कि खुद नॉर्थ कोरिया के नए विध्वंसक हथियार के करीब गए, उसे चलाकर देखा। लेदर जैकेट पहनकर किम जोंग उन अपनी आर्मी के अफसरों के साथ चल रहे थे। किम जोंग का मकसद अपने ताकतवर टैंक का टेस्ट करना था और अमेरिका को यह भी दिखाना था कि नॉर्थ कोरिया कैसे हर मोर्चे पर युद्ध की तैयारी कर रहा है। नॉर्थ कोरिया के इस टैंक का नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन किम जोंग ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक बना लेने का दावा जरूर किया है। गुरुवार को अमेरिका साउथ कोरिया के युद्धाभ्यास का आखिरी दिन था। बुधवार को नॉर्थ कोरिया में युद्ध जैसा माहौल तैयार किया गया था। नॉर्थ कोरिया के सैनिक युद्ध का मुकाबला कैसे करेंगे, ये देखने किम जोंग भी पहुंचे थे। नॉर्थ कोरिया ने अभ्यास के दौरान नए टैंक की ताकत का प्रदर्शन किया। किम जोंग जिस टैंक पर सवार थे, उसने बेहद तेजी से अपना रास्ता बदला और कई दिशाओं में फायर किया। नॉर्थ कोरिया के टैंकों ने सटीक निशाना लगाया और टैंक रोकने के चक्रव्यूह को खत्म कर दिया। किम जोंग के सामने जो सैनिक थे वे 105वीं टैंक डिवीजन यूनिट के थे। कोरियाई मीडिया ने सैन्य अभ्यास के दौरान की तस्वीरें जारी की हैं। एक तस्वीर में कोरिया के तानाशाह को टैंक से बाहर झांकते हुए दिखाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि किम ने खुद टैंक चलाया था। किम जोंग पिछले कई महीने से लगातार युद्ध की तैयारी कर रहा है और अपनी सेना को वॉर मोड में रख रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ही पिछले दिनों समंदर में खतरनाक ड्रोन का टेस्ट किया था। अब नॉर्थ कोरिया ने युद्धाभ्यास के बहाने जमीन पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। किम जोंग का दावा है कि नॉर्थ कोरिया की सेना के पास आसमान से लेकर समंदर और जमीन पर युद्ध लड़ने के लिए घातक हथियार मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमास के खिलाफ अब इजराइल एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। बेंजामिन का नए ब्लूप्रिंट में इस बार टारगेट पर राफा है, जहां से लोगों को निकालकर वहां छुपे हमास लड़ाकों का खात्मा करने की पूरी तैयारी की जा रही है। गाजा में विध्वंस जारी है, लेकिन अभी तक हमास का खात्मा नहीं हुआ है।
ऐसे में इजराइल ने एक नया ब्लूप्रिंट बनाया है जिसमें राफा को टारगेट पर रखा है, जहां चुन चुनकर हमास लड़ाकों को मारा जा रहा है। बीती रात हमास के कमांडर मोहम्मद अब हसना को आईडीएफ ने स्पेशल ऑपरेशन में मार गिराया। ये उसी हमले का वीडियो है जिसमें टारगेटेड अटैक किया गया। इसके अलावा लेबनान में भी हमास के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेबनान में एयर स्ट्राइक में हमास के एक और कमांडर हदी अली मुस्तफा को मार गिराया। मुस्तफा इजराइल पर हमले की कमान संभाले हुए था। पिछले कुछ वक्त में युद्ध विराम की कोशिशें तेज हुई थी, लेकिन हमास की शर्तों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। और अब एक ऐसी खबर जिससे दुनिया के बहुत लोग स्तब्ध रह गए। 1952 में अमेरिका के टेक्सास में रहने वाले एक बच्चे पॉल अलेक्जेंडर के बारे में डॉक्टरों ने कहा था कि वो कुछ ही घंटे जिंदा रहेगा, लेकिन उसकी मौत हुई 2024 में। पॉल ने पूरा जीवन एक ऐसी मशीन में काटा जिसे आयरन लंग कहा जाता है। पॉल 1952 में पोलियो की चपेट में आ गए थे और उनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। पॉल अपने आप सांस नहीं ले सकते थे और ये काम किया आयरन लंग मशीन ने, जिसके सहारे पॉल ने 72 साल तक जिंदगी जी और दुनिया के लिए वंडर यानी अचंभा बन गए। पॉल अलेक्जेंडर का जन्म अमेरिका के टेक्सास में 1946 में हुआ। पॉल की मौत 78 साल की उम्र में 12 मार्च 2024 को हुई। कठिनाई में जीवन जीने का अदम्य साहस दिखाने वाले पॉल की मौत से उनके प्रशंसक दुखी हैं। लेकिन पॉल का संदेश संतोष देता है जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, और शब्द थे, मेरी कहानी इस बात का प्रमाण है कि आपका अतीत और बाधाएं आपका भविष्य तय नहीं कर सकते। पॉल के जीवन के शुरुआती दौर में ही बाधाओं ने उन्हें घेर लिया। 1952 में पॉल 6 साल के थे। उन्हें पोलियो हो गया। उनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया। मांसपेशियां शिथिल पड़ने से पॉल सांस नहीं ले पा रहे थे। डॉक्टरों ने कहा कि पॉल बच नहीं पाएंगे। उस दौर में सांस लेने के लिए एक मशीन बनाई गई थी जिसे आयरन लंग नाम दिया गया। आयरन लंग में पॉल को रख दिया गया। उन्नीस 1952 में एक सबमरीन जैसी ट्यूब में बंद होने के बाद पॉल सांस लेने लगे। और उसके बाद यह मशीन उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गई। लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब पॉल ने 16 साल की उम्र तक इस मशीन में जीवन बिताया। बाधाओं के बावजूद जीने की इच्छा ने उन्हें जिंदा रखा और पॉल अचंभा बन गए। जनता ने नाम दिया पॉल पोलियो। पॉल ने इसी मशीन में रहकर पढ़ाई लिखाई सीखी और जीने के लिए कठिन साधना भी की। पॉल को डॉक्टरों ने आयरन लंग से निकालने के लिए फ्रॉग ब्रीदिंग तकनीक सिखाई। पॉल 30 सेकंड से ज्यादा सांस नहीं रोक पाते थे। ये तकनीक सीखने में पॉल का शरीर बिना ऑक्सीजन नीला पड़ जाता था। पॉल के पिता ने कहा कि फ्रॉग ब्रीदिंग तकनीक सीख ली तो उन्हें प्यारा पपी मिलेगा। पॉल ने 3 मिनट तक आयरन लंग से बाहर रहना सीख लिया। बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी 3 मिनट्स फॉर अ डॉग। अभ्यास के जरिए पॉल आयरन लंग से 3 मिनट से ज्यादा बाहर रहना सीख गए। पॉल ने वकालत की। पॉल ने कई किताबें लिखी। उनकी किताबें बेस्ट सेलर रही। पॉल मुंह में एक स्टिक दबाकर कीबोर्ड पर टाइप करते थे। पॉल पोलियो के नाम से मशहूर पॉल के लिए दुनिया भर के लोग फंड इकट्ठा करते रहे और वो 72 साल सांस लेते रहे। आयरन लंग 1928 में बनाई गई मशीन थी। ये पोलियो से ग्रस्त बच्चों को सांस दिलाने में मददगार थी।
1950 के दशक में पोलियो अमेरिका में महामारी बन गया। तभी इस मशीन में पॉल को भी रखा गया। 1960 के दशक में यह मशीन चलन से बाहर हो गई। पॉल ने कभी इसका इस्तेमाल नहीं छोड़ा। पॉल पोलियो 3 हफ्ते से टेक्सास के एक अस्पताल में भर्ती थे। खबर यह है कि पॉल कोरोना वायरस की चपेट में थे। 78 साल की उम्र में उनकी मौत पर दुनिया उन्हें वंडर मैन की तरह याद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।